अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक और आज हमने फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ना है थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेज। तो सबसे पहले उसमें आपके पास आ जाता है थेराप्यूटिक यूजेस में रिलीफ ऑफ पेन। उसमें हम बात करेंगे कि अगर माइल्ड हीटिंग है, आपने माइल्ड जो है वो डोज उसकी रखी है या इंटेंसिटी जो है वो माइल्ड रखी है, तो माइल्ड पेन रिलीफ के लिए जो है ना सिडेटिव इफेक्ट आता है सेंसरी नर्व एंडिंग्स के इरिटेशन या एक्टिवेशन की वजह से। माइल्ड पेन को जब आपने रिलीव करना है तो उसमें फिनोमिना क्या चल रहा होता है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स की इरिटेशन होती है जिसकी वजह से सिडेटिव इफेक्ट आता है और उसकी वजह से जो है आपकी पेन मिनिमाइज हो जाती है। फिर सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्गर अगर आप हीटिंग देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो है सुपरफिशियल सेंसरी नर्व एंडिंग जो है उसकी एक्टिवेशन या इरिटेशन होती है और काउंटर इरिटेशन मैकेनिज्म से जो है आपकी हीट मैनेज हो जाती है। सुपरफिशियल सेंसरी नर्व एंडिंग्स और काउंटर इरिटेशन से पेन जो है वो सबसाइड हो जाती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि पेन जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यूज़ ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से भी हो सकती है या इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द पार्ट जो आपका इंजरी वाला पार्ट है या जहाँ पे भी आपको लीन हुई है वहाँ पे आपने जहाँ पे भी इंफ्रारेड अप्लाई करवानी है तो वहाँ क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से वहाँ से सब्सटेंसेस या वेस्ट मेटाबोलाइट्स जो हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है वो आपकी पेन मैनेज हो जाती है। ये आपके जो है मसल रिलैक्सेशन, जैसे जैसे आपकी पेन जो है वो सबसाइड होगी या मिनिमाइज होगी तो आपकी मसल जो हैं वो रिलैक्सेशन स्टेट में चले जाते हैं। फिर अगर होगी इन्फ्लेमेशन या रीसेंट इंजरी की वजह से अगर पेन है तो उसमें क्या होता है कि वो करते हैं आप माइल्ड हीटिंग से उसको पेन को मैनेज करते हैं। लेकिन अगर जो है आपके पास एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड भी मिल रही है टिश्यूज़ में और आपकी पेन भी इंक्रीज़ हो रही है और क्रॉनिक टाइप की है पेन तो फिर आप जो है वहाँ पे इरेडिएशन जो है वो 30 मिनट्स तक दे सकते हैं और साथ आप थोड़ी माइल्ड से स्ट्रॉन्गर हीटिंग की तरफ जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट जो है कंफर्टेबल वार्मथ उसको फीलिंग आएगी और ट्रीटमेंट जो है 30 मिनट्स का आपने दे के उसके बाद जो है इंफ्रारेड को रिमूव कर देना। फिर सेकेंड आपके पास आ जाता है मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम बात करें तो मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं जब टिश्यूज़ आपके वार्म होते हैं या हीट अप होते हैं और रिलीफ ऑफ पेन जो है जैसे ही पेन रिलीफ होगी या मिनिमाइज़ होगी तो वो फैसिलिटेट करता है आपकी मसल्स की रिलैक्सेशन को। तो जो मसल स्पैज़म है ना वो आपका एसोसिएटेड होता है विद इंजरी और इन्फ्लेमेशन। इंजरी या इन्फ्लेमेशन हुई मसल स्पैज़म में चले गए, वहाँ पे आपने इंफ्रारेड उससे जो है हमने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में पढ़ा था कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो ऑक्सीजन और फूड स्टफ्स की अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी और वहाँ से मेटाबोलाइट्स जो हैं वो तेज़ी से वेस्ट मेटाबोलाइट्स रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से उनके रिमूवल की वजह से जो है वो पेन मिनिमाइज़ हो जाती है और मसल जो हैं वो रिलैक्सेशन में चले जाते हैं। और ये जो है आप कंजंक्शन के साथ जो है दूसरे ट्रीटमेंट्स के साथ फिजियोथेरेपी में इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आपके पास आ जाता है इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। अच्छा, अब इंक्रीज ब्लड सप्लाई जो है ये आपकी सुपरफिशियल टिश्यूज़ में ज़्यादा प्रोमिनेंट या मार्क मिलती है और ये सुपरफिशियल वुंड्स या इन्फेक्शंस में जो है हेल्पफुल होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है गुड ब्लड सप्लाई इज एसेंशियल फॉर हीलिंग टू टेक प्लेस एंड इफ देयर इज इन्फेक्शन द इंक्रीज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड आर ऑफ असिस्टेंट इन डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया।
तो क्या होता है जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है ना, वहाँ पे आपके मेटाबोलाइट्स जो हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं और एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड आपकी ज़्यादा हो जाती है। एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो वो बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल होता है या हार्मफुल उसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है और अल्टीमेटली आपकी जो है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है और वहाँ से जो है रिमूव कर देता है आपके सारे हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स को। इंफ्रारेड इरेडिएशन जो है कोल्ड लिम्स की सिचुएशन में वार्म करने के लिए लिम्स को या उसका टेम्परेचर जो है उसको वापस आप नॉर्मल की तरफ मेंटेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको आर्थराइटिक जॉइंट्स में यूज़ कर सकते हैं या इन्फ्लेमेटरी लीजन्स में यूज़ कर सकते हैं। और आप इंजरीज़ के आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, मतलब जैसे वूंड हो गया, वूंड वहाँ पे डेवलप हो गया या मसल जो हैं वो स्पैज़म में चले गए हैं, मसल टाइटनेस मिल रही है आपको, तो वहाँ पे भी आप जो हैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ इंजरीज़ में भी इंफ्रारेड इरेडिएशन करवा सकते हैं। जब सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स आपके अफेक्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे जो है आप माइल्ड हीटिंग देते हैं। और अगर आपकी वहाँ माइल्ड हीटिंग देने से क्या होता है, अल्टीमेटली वेज़ोडाइलेशन होती है और आपकी जो है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, वेस्ट मेटाबोलाइट्स रिमूव होंगे, ऑक्सीजन और फूड स्टफ्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और ये आप जो हैं स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड एंड फीट में जो है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को माइल्ड हीटिंग देने के लिए हैंड और फुट में यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन और फूड स्टफ्स की अवेलेबिलिटी टू द टिश्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ करते हैं और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सेलरेट या प्रमोट करते हैं और उससे क्या होता है इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व कर देते हैं। लास्ट इसमें थेराप्यूटिक यूजेस में आपके पास आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स की वजह से जो है ना थ्रू आउट द बॉडी जो है वो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स में हेल्प करती है। मतलब आपने इंफ्रारेड रेडिएशन किसी को करवाई और इंफ्रारेड अप्लाई करने के बाद आप थ्रू आउट 30 मिनट्स ट्रीटमेंट सेशन के उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। जितनी ज़्यादा उसकी स्वेटिंग होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी फूड स्टफ्स की अवेलेबिलिटी इंप्रूव होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, वार्म होगा टेम्परेचर टिश्यूज़ का और अल्टीमेटली क्या होगा एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स उसके प्रमोट होगा। और ये जनरलाइज्ड आर्थराइटिस के केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे थे थेराप्यूटिक यूजेस, जिसमें हमने पढ़ा रिलीफ ऑफ पेन, मसल रिलैक्सेशन, इंक्रीज ब्लड सप्लाई और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। फिर हमने देखनी है इसकी टेक्निक ऑफ इरेडिएशन या टेक्निक ऑफ इरेडिएशन आपने या मेथड ऑफ अप्लाइंग इंफ्रारेड। जब भी आपने टेक्निक ऑफ इरेडिएशन की बात करनी है तो उसमें आपने सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ पेशेंट जो है उसका ख्याल रखना है। प्रेपरेशन ऑफ पेशेंट में क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो उसकी पोजीशन का कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में हो, इक्वली सूटेबल हो, मतलब जो भी आपका आप अपरेटस यूज़ कर रहे हैं उसके हवाले से उसको फुली तरह आप जो हैं गाइड कर दें। उसके अलावा क्लोथिंग रिमूव कर देनी चाहिए, मतलब एक्सपोज कर देना चाहिए पार्ट को। और उसके बाद सेंसिटिविटी टेस्ट। सबसे पहले आ गया कंफर्टेबल पोजीशन। Aware the patient of consequences of treatment। थर्ड आपके पास आ जाएगा क्लोथिंग रिमूव या एक्सपोज द ट्रीटमेंट पार्ट, मतलब जहाँ पे भी इंजरी हुई है, जहाँ पे भी आपने ट्रीटमेंट देना है। प्राइवेसी जो है पेशेंट की शुड बी मेंटेन्ड। उसके अलावा आप करेंगे सेंसिटिविटी या पैच टेस्ट करेंगे टू हीट एंड कोल्ड। देन आपके पास आ जाएगा कि उसको आप कंफर्टेबल वार्मथ पोजीशन, मतलब कंफर्टेबली पोजीशन में लिटा कर या जैसे भी आपने करवाना है, तो पेशेंट को आपने ये बताना है कि जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो वार्म होना चाहिए और विद इन द
बियरेबल या टॉलरेबल रेंज होना चाहिए। उसके बाद आपने उसको बता देना है कि अगर जो है आपको जो है हीट बहुत ज़्यादा फील होगी, टॉलरेबल रेंज में नहीं होगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे बर्न के चांसेस हैं या आपकी स्किन जो है उस पर इचिंग शुरू हो गई है या रेडनेस अपीयर होना शुरू हो गया है, तो आप इमीडिएटली जो है थेरेपिस्ट को रिपोर्ट करें। उसके बाद आप इसके बाद आ जाएंगे अनड्यू हीट जो है वो क्यों उसको कहना है, क्योंकि वो बर्न भी कॉज कर सकता है। फिर उसको ये गाइड करना है कि आपने ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जो है do not touch the lamp, देन उसको कंफर्टेबली फुली सपोर्टेड पोजीशन में लिटाएंगे और लैंप को जो है वो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आप उसने छेड़ना नहीं है या वो उठ के खुद से सॉकेट रिमूव ना करें। ये हो गई आपके पास प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। सेकंड आपके पास आ जाएगा चॉइस ऑफ ऑपरेटर्स। चॉइस ऑफ ऑपरेटर्स में आपके पास आ जाता है कि इक्वली सूटेबल होना चाहिए। उसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन या रीसेंट इंजरी में सेडेटिव इफेक्ट यूज़ किया जाता है नॉन लुमिनस जनरेटर से। एक्यूट इन्फ्लेमेशन या रीसेंट इंजरी में नॉन लुमिनस जनरेटर जो है आप यूज़ करते हैं। जनरेटर या लैंप आप कह लें। अच्छा, नॉन लुमिनस जनरेटर यूज़ करेंगे फॉर रिलीविंग पेन बाय द काउंट, मतलब अदर देन लुमिनस जनरेटर। क्यों? क्योंकि लुमिनस जनरेटर जो है वो इरिटेशन कॉज करता है और इरिटेशन जो होगी वो उसकी बियरेबल रेंज में नहीं होगी, इसीलिए आप नॉन लुमिनस जनरेटर जो है वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। लैम्प को आप यूज़ करते हैं फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन या रीसेंट इंजरी में। देन आपके पास आ जाता है क्रॉनिक टाइप में जो है आप यूज़ करते हैं शॉर्टर रेज और लुमिनस जनरेटर। क्यों? क्योंकि उसमें हमने जो है वो यूज़ करना होता है काउंटर इरिटेंट इफेक्ट यूज़ करके, तो फिर पेन को मिनिमाइज़ करना होता है और इसमें जो है हमें सिंपल जो है काउंटर इरिटेशन इफेक्ट नहीं रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। फिर सूटेबल एरिया जो है वो उसको ट्रीट करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इफ़ ओनली वन सरफेस ऑफ द बॉडी रिक्वायर्स इरेडिएशन, सिंगल लैंप आप लगाएंगे, सिंगल एलिमेंट होगा उसमें, रिफ्लेक्टर होगा और आप उसको ट्रीटमेंट लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। अगर कोई ऐसा पार्ट है या पूरी बॉडी की इरेडिएशन करवानी है तो फिर आप टनल बाथ की तरफ या कैबिनेट बाथ की तरफ जाएंगे और टनल बाथ को आप दोनों तरफ से ओपन छोड़ दें या किसी ब्लैंकेट से कवर कर दें ताकि उसकी एक्टिविटी जो है स्वेट ग्लैंड्स की वो इंक्रीज़ हो। उससे क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रमोट होंगे और उसकी जो है बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होगा और पेन उसकी मिनिमाइज़ हो जाएगी। फिर आपने ये चेक करना है कि लैंप जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद लोकलाइज़र या फ़िल्टर फिट कर देंगे वहाँ पे और स्विच्ड, मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि नॉन लुमिनस और लुमिनस जनरेटर कुछ टाइम लेते हैं हीट अप होने में। नॉन लुमिनस जो हैं वो 5 मिनट्स लेते हैं और आपके लुमिनस जनरेटर जो हैं वो 10 to 15 मिनट्स लेते हैं। तो आपने उसको पहले ही टाइम पे जो है वो आपने कर देना है ऑन। तीसरा है अरेंजमेंट ऑफ लैम्प एंड पेशेंट। अरेंजमेंट ऑफ लैंप एंड पेशेंट में आ जाता है कि लैंप की पोजीशन आपने इस तरह से अरेंज करनी है कि ऑपोजिट हो, वो उस एरिया के ट्रीटमेंट पार्ट वाले के ऑपोजिट हो और सेंट्रली प्लेस्ड हो कि रेज जो हैं वो स्ट्राइक करें डायरेक्टली एट राइट एंगल टू स्किन। और इससे क्या होता है कि ये इस पोजीशन से ये होता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है रेज की। डिस्टेंस जो है वो 75 या 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। टनल बार्स जो हैं वो लेफ़्ट ओपन एट बोथ हैंड्स। ये क्या करते हैं, सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं एयर की इनटू द टनल बाथ। उससे क्या होता है, ये इवेपोरेशन ऑफ स्वेट होती रहती है और एक्यूमुलेशन होती है।
एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो स्वेट है आपका एक्यूमुलेट हो जाता है स्किन पे, और वो क्या करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेज में जो है वो हेल्प करता है, या ब्लैंकेट से आप उसको कवर कर सकते हैं। केयर जो है वो आपने मतलब प्रोटेक्शन या सेफ्टी मेजर्स आपने पूरी लेनी है कि लोकलाइज़र या फिर जो फ़िल्टर है वो प्रॉपरली जो है वहाँ पे फिटेड है या नहीं है। उसके बाद आइज़ जो हैं वो शील्डेड होनी चाहिए विद पैड्स ऑफ डैम्प कॉटन वुल और वाटर। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट 5 to 10 मिनट्स की होनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट सेशन वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए उसको इंटेंसिटी ऑफ एप्लीकेशन अगर हीट उसको एक्सेसिव फील हो रही हो पेशेंट को। स्वेटिंग जो है वो काउंटर एक्ट करती है, मतलब स्वेटिंग जो है वो लाजमी होनी चाहिए, वो नॉर्मल प्रोसेस होता है काउंटर एक्ट करने के लिए बॉडी टेम्परेचर के राइज को मिनिमाइज़ करने के लिए। फिर ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन आपका 10 to 15 मिनट्स हो सकता है या 30 मिनट्स हो सकता है। 10 to 15 मिनट्स आपका एक्यूट कंडीशन में और 30 मिनट्स आपका क्रॉनिक कंडीशन में। फिर आपके आ जाते हैं डेंजर्स ऑफ इंफ्रारेड इरेडिएशन, उसमें आ जाते हैं बर्न्स आ जाते हैं, सुपरफिशियल हीट बर्न्स होते हैं, रेड पैच मिल सकता है आपको स्किन पे। उसके अलावा जो है अगर ये किस कंडीशन में हो सकते हैं, अगर पेशेंट जो है आपको एक्सेसिव हीट पे रिपोर्ट ना कर सके तो, या उसको अंडरस्टैंड मतलब उसको समझ ना लगे नेचर ऑफ हीट किस तरह की होनी चाहिए इस ट्रीटमेंट में, तो बर्न कॉज हो सकता है। उसके बाद लिनीमेंट जो है ये बेसिकली एक ऑइंटमेंट टाइप जेल कंसिस्टेंसी होती है जिसको आप स्किन पे अप्लाई कर देते हैं, और ये क्या करती है स्किन को हाइपर सेंसिटिव कर देती है और इंक्रीज़ कर देती है डेंजर ऑफ बर्न्स। तो ये जो है आपने यूज़ नहीं करने होते इंफ्रारेड रेडिएशन की कंडीशन में। इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो जो है अगर किसी पार्ट पे होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि मतलब अगर प्रेशर की वजह से या सर्कुलेटरी डिफेक्ट की वजह से, तो वो क्या करते हैं ओवर हीटिंग का रिस्क जो है वो ज़्यादा कर देते हैं और इस तरह से बर्न वहाँ पे हो सकता है। फिर बर्न और किस कंडीशन में हो सकता है कि अगर वो पेशेंट जो है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट सेशन लैंप को टच कर दे तो। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, वो हो सकता है कि अगर कोई वायर जो है वो एक्सपोज हुई हुई है तो उसको टच करने से हो सकता है, या वो जो अपरेटस है वो डायाथर्मी या कोई आसपास ऐसा अपरेटस पड़ा हो जिसके साथ उसकी इंटरफेरेंस हो जाए, उस वजह से शॉक कॉज हो सकता है। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन ऑफ गैंग्रीन है कि गैंग्रीन कॉज हो सकता है, और हेडेक है, हेडेक स्वेटिंग अगर नहीं होगी तो वहाँ पे पेशेंट हेडेक के साथ प्रेजेंट करेगा, इसलिए आपने इनकरेज करनी है स्वेटिंग। और उसको जो है आप ये कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट सेशन उसको बार बार पानी देते रहें ताकि उसको जो है स्वेटिंग आती रहे। लोकलाइज़र या शेड से प्रोटेक्ट करना है आपने बैक ऑफ हेड को टू प्रिवेंट हेडेक, और एरिया शुड बी प्रोटेक्टेड विद लोकलाइज़र या शेड। फेंटनेस हो सकती है, फॉल इन ब्लड प्रेशर की वजह से फेंटनेस हो सकती है। इंजरी टू आई, कैटरैक्ट कॉज कर सकता है अगर आईज़ को शील्ड ना किया जाए तो, या ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं किन किन कंडीशंस में आप इंफ्रारेड नहीं अप्लाई कर सकते, डिफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड सप्लाई में, और या हेमरेज की कंडीशन के साथ, या हेमरेज जहाँ पे चांसेस हों हेमरेज होने के वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके अलावा सेंसेशन अगर डिफेक्टिव होगी, लिनीमेंट जो है वो आपने अगर मतलब पहले यूज़ किया है प्रीवियसली, वहाँ पे अप्लाई किया है बिफोर 24 आवर्स ऑफ अप्लाइंग ट्रीटमेंट, तो उसमें कंडीशन में आप नहीं यूज़ कर सकते इंफ्रारेड। क्यों? क्योंकि वो स्किन को हाइपर सेंसिटिव कर देता है और अल्टीमेटली जो है वहाँ पे बर्न कॉज हो सकता है। तो आज हमने पढ़े इसके थेराप्यूटिक यूजेस जिसमें रिलीफ ऑफ पेन, मसल रिलैक्सेशन, इंक्रीज ब्लड सप्लाई और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आ गया। फिर हमने टेक्निक पढ़ी एप्लीकेशन की, उसमें आपने सबसे पहले पढ़ा प्रेपरेशन ऑफ पेशेंट, फिर चॉइस ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ा, फिर अरेंजमेंट ऑफ लैम्प एंड पेशेंट पढ़ा। देन हमने इसमें पढ़े कि ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ट्रीटमेंट की। उसके बाद हमने इसके डेंजर्स पढ़े जिसमें बर्न्स पढ़ा, इंजरी टू आइज़ पढ़ी, गैंग्रीन, प्रेसिपिटेशन ऑफ गैंग्रीन और इलेक्ट्रिक शॉक, ये सारी कंडीशंस पढ़ी। देन हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।